भी परेशान चल रहे हैं, लेकिन आप हमारी भी प्रॉब्लम समझिए। और फिर एक्सक्यूज मी कहते हुए ऑफिसर उदय वहां से चले गए। देखिए बिलासपुर पर टाउन हॉल का सच। यहाँ हर मंगलवार के दिन कोई ना कोई कूद कर अपनी जान दे रहा है, लेकिन यहाँ की पुलिस की लापरवाही जो पिछले 3 महीने से हो रहे सुसाइड केस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जर्नलिस्ट तिवारी कैमरे की ओर देखते हुए अपने दर्शकों को सारा हाल बयां कर रहा था। देखते ही देखते ये न्यूज आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल गई थी। प्रत्येक घर के टेलीविजन पर यही न्यूज फ्लैश हो रही थी। इस न्यूज को बिलासपुर शहर के पास एक छोटा सा शहर चांपा का रहने वाला 20 साल का नौजवान शेखर साहू भी देख रहा था, जिसकी अभी अभी बिलासपुर के सिविल थाने में नई नई पोस्टिंग हुई थी। रोज रोज शेखर की माताजी सुशीला जी अखबार में बिलासपुर नगर निगम के बारे में पढ़ पढ़ के घबराने लगी थी और अपने बेटे को मना कर रही थी कि बिलासपुर में पोस्टिंग नहीं लेनी है। लेकिन शेखर अपनी मां को समझाने में लगा हुआ था। इतने में ही शेखर के पड़ोस में रहने वाला छोटा बच्चा अखबार देकर जाता है और बोलता है, शेखर भैया एक नजर अखबार में भी डाल लीजिए, देखिए आज नगर निगम ऑफिस में क्या हुआ है। इतना कहते हुए वो छोटा सा बच्चा भागकर चला जाता है। अब शेखर लंबी सांस लेता हुआ दैनिक भास्कर का अखबार उठाता है। उसमें फिर से वही बड़ी बड़ी हेडिंग डली होती है जो कि पिछले 2 महीनों से लगातार आ रही है, और हेडिंग में वही कॉमन बात रहती है, आज नगर निगम ऑफिस में फिर एक व्यक्ति ने कूदकर जान दे दी। ये सुसाइड का मामला माना जा रहा था क्योंकि मरने वाले के शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई दाग या फिर मारपीट के किसी प्रकार के निशान नहीं थे, इसीलिए इसे सुसाइड केस माना जा रहा था। पोस्टमार्टम कराने के बाद भी रिजल्ट यही आ रहा था कि इस व्यक्ति ने भी निगम ऑफिस से कूदकर अपनी जान दे दी है। यह खबर पढ़ते पढ़ते शेखर लंबी और गहरी सांस लेते हुए पेपर को साइड में रखता है। कुछ और देर आंख बंद करके बैठ जाता है। कुछ देर में शेखर की मां सुशीला देवी शेखर के लिए चाय लेकर आती हैं और शेखर को चाय देने के बाद पेपर उठाकर पढ़ने लगती हैं। बेटा शेखर, हमें नहीं जाना बिलासपुर शहर। तुम्हारे पिताजी को भी वो बिलासपुर शहर सूट नहीं किया था बेटा, और अब देखो कितने सारे लोगों की जान वहां जा रही है, और तुम्हारी भी नौकरी बिलासपुर शहर के मेन थाने में लगी है बेटा। शेखर की मां गंभीर और रुआसे स्वर में कहती हैं। शेखर को सिविल थाने में नौकरी मिल चुकी थी और उसे जल्द से जल्द ज्वाइन करने बिलासपुर जाना था, लेकिन निगम में हो रही दिल दहला देने वाली घटना से सुशीला जी बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अपने बेटे शेखर को किसी कीमत में बिलासपुर नहीं जाने देना चाहती थी। वो बार बार अपने बेटे शेखर को कहती रहती थी, हमारे पास चांपा गांव में कई एकड़ खेती पड़ी हुई है बेटा, हम दोनों माँ बेटा खेती करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुझे बिलासपुर ना भेज पाऊंगी बेटा, मेरे से जिद मत करना मेरे बेटे। शेखर माँ को समझाने की तो कोशिश करता है, लेकिन सुशीला जी भी अपनी जिद में आ गई थी, और वो ऐसा क्यों ना करती, आखिर थी तो वो एक माँ ही। शेखर थक हार कर हाथ में अखबार लेकर घर के बाहर चला जाता है। चांपा में शेखर के दादाजी की बहुत बड़ी जमीन भी है, जहां उन्होंने उसे खेती के लिए दूसरे लोगों को दे रखा है। शेखर वहीं जाकर बैठ जाता है। इतने में शेखर के कान में एक मधुर आवाज सुनाई देती है। यह आवाज रूपा के पायल की होती है। शेखर को रूपा के पैरों में पायल बहुत ही खूबसूरत लगती थी। रूपा जो कि शेखर की बचपन की दोस्त है, और दोस्त क्या उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। रूपा और शेखर बचपन से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, और शेखर चाहता था कि वो जल्द ही नौकरी ज्वाइन कर ले तो रूपा के घर उसका हाथ मांगने जा सके, क्योंकि रूपा के बाबा की इच्छा थी कि रूपा की शादी अच्छे सरकारी सर्विस वाले लड़के से हो, क्योंकि रूपा की बड़ी बहन की भी शादी सरकारी नौकरी वाले लड़के से हुई थी। रूपा और उसकी बड़ी बहन चंदा, ये 2 सगी बहनें थीं। बड़ी बहन चंदा की शादी अभी कुछ ही दिन पहले रायपुर शहर के शिक्षा कर्मी के साथ हुई है, और वो बहुत खुश भी थी। इसीलिए
रूपा के पिताजी चाहते थे कि उनकी छोटी बेटी रूपा की भी शादी किसी सरकारी कर्मी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मी वाले लोगों का जीवन सुरक्षित जो होता है। रूपा के पिताजी का ये मानना था। इसीलिए शेखर थाना नौकरी के लिए और भी ज्यादा इच्छुक था, ताकि रूपा से उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा ना आए। शेखर, कहाँ हो तुम? रूपा आवाज देते हुए जहां शेखर बैठा हुआ है वहां पहुंचती है। शेखर मुस्कुराते हुए रूपा से कहता है, पता लग गया तुझे कि मैं यहां बैठा हूं? रूपा भी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, अरे पूरे चांपा गांव को पता है तू यहीं मिलेगा। कहते हुए रूपा हिरनी जैसी चाल में शेखर के करीब आकर बैठ जाती है। तभी शेखर रूपा को आज का दैनिक भास्कर अखबार दिखाते हुए कहता है, एक ये खबर, आज फिर नगर निगम के ऑफिस में एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है। रूपा घबराकर और चिंतित भाव में शेखर के हाथ से वो दैनिक भास्कर का अखबार लेते हुए पढ़ना चालू करती है। खबर पढ़कर रूपा भी घबरा जाती है और शेखर से कहती है, अब क्या करेंगे शेखर? मैं तुम्हारी जान के साथ रिस्क कैसे ले सकती हूँ? ये कहते हुए रूपा की आंखें नम हो जाती हैं। फिर शेखर हंसते हुए रूपा से कहता है, बस इतने में घबरा गई? तुम्हें तो पता है ना रूपा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, और ना ही मिली हुई सरकारी नौकरी ही छोड़ सकता हूं। पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ, आखिर मेरी माँ की भी तो जिम्मेदारी है मुझ पर, और हमारा खेत है तो जरूर, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी फसल तो हो नहीं पाती है ना? और सबसे बड़ी बात, मुझे तुम्हारे पिताजी से आकर तुम्हारा हाथ भी तो मांगना है, और उसके लिए मुझे पहले सरकारी नौकरी पर आना ही होगा। तुम भी मेरी माँ की तरह बात मत करो रूपा, मेरा साथ दो। मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ, मैं परिस्थितियों से जल्दी घबराने वालों में से नहीं हूँ, और तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता है। और यदि नगर निगम में घटनाएं हो रही हैं, मैं मान रहा हूँ, उनकी हर बुधवार पेपर में बड़ी बड़ी हेडिंग में यही न्यूज आना तय हो चुका है। आज फिर नगर निगम के ऑफिस की बिल्डिंग से किसी ने कूदकर जान दे दी, पर हो सकता है किसी की कोई दुश्मनी हो या कुछ तो गड़बड़ होगी, और मेरे जाने के बाद वहां पर इस हो रही घटनाओं का पता लगा सकूं। मेरे ऊपर यकीन रखो, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा और मेरी माँ का प्यार जो है। कहते हुए शेखर रूपा का हाथ पकड़ लेता है और रूपा भी मुस्कुरा देती है और अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, अगर तुम वहां गए और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ये सुनकर शेखर मुस्कुरा देता है और हंसते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा रूपा, कुछ भी नहीं। कहकर शेखर अखबार उठाकर घर की ओर जाने लगता है। रूपा भी शेखर के साथ हो लेती है। दोनों अपने खेतों के बीच बनी हुई पगडंडी से वापस घर के लिए आने लगते हैं। शेखर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। इतने में शेखर का दोस्त पूरब उसे आता हुआ दिख जाता है। आप सुन रहे हैं मिस्टीरियस टाउन हॉल।